हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, नेचर क्या है, फीचर्स एंड ऑल्सो अबाउट द पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, तो बहुत ही ध्यान से समझना है इसको। और साथ में अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, ताकि ये वीडियो अच्छे से आपको पार्टनरशिप डीड समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड बिफोर दिस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक पार्टनरशिप डीड। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज़ एन रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट या फिर रिटन अग्रीमेंट आप कह सकते हो। पार्टनर के बीच में जो रिटन अग्रीमेंट हुआ है, जिसमें पार्टनर्स अपने कुछ शर्तों के साथ अग्री हुए हैं कि इन शर्तों के साथ हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उस रिटन डॉक्यूमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, और आखिर ये रिटन डॉक्यूमेंट करने की क्या ज़रूरत है? जैसे हमने कहा भाई, अग्रीमेंट जो है वो पार्टनर्स के बीच में ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, बट इट्स बेटर टू हैव रिटन अग्रीमेंट। वाई? क्योंकि रिटन अग्रीमेंट आपके पास अगर होगा तो इन फ्यूचर अगर डिस्प्यूट कुछ होता है, पार्टनर्स के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या किसी तरीके की कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उस डीड के बेसिस पर उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इट्स बेटर टू हैव रिटन अग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप डीड होना इसलिए ज़्यादा सही होता है और ज़रूरी भी होता है। अब उस डीड के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या है। इट इज़ द रिटन अग्रीमेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। रिटन अग्रीमेंट है, ओरल अग्रीमेंट को हम डीड नहीं कहेंगे। रिटन अग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स एंड इट इज़ ऑल्सो अ लीगल डॉक्यूमेंट। इसको इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट होता है फ्यूचर में, तो हम इसे लीगल डॉक्यूमेंट के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम शो कर सकते हैं कि देखिए इस डॉक्यूमेंट में हमें लिख रखा है, तो ये एज अ लीगल प्रूफ भी काम आ सकता है। ये था पार्टनरशिप डीड। अब हम इसके अंदर इंक्लूड क्या करेंगे, क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले हम जो डीड में लिखते हैं वो लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, यानी कि कितने पार्टनर्स हैं, उनका नाम क्या है, उनकी सारी डिटेल्स जो है इसमें लिखी जाएगी। उनका नाम, उनका एड्रेस, इफ़ क्वालिफ़िकेशन अगर नीडेड है, तो इस तरीके की जितनी भी डिटेल है पार्टनर्स की, सबसे पहले तो हम वो इसमें लिख देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। फिर हम फर्म का जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि फर्म का नाम क्या होगा, फर्म कहाँ पर है, उसका एड्रेस वगैरह, फर्म की जो भी डिटेल्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर शो करेंगे। ये ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिज़नेस, यानी हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल प्लेस क्या है, यानी कह सकते हो कि हेड ऑफिस कहाँ पर है, मेन हेड ऑफिस कहाँ पर है, प्रिंसिपल प्लेस क्या है। क्योंकि ब्रांचेस तो उसकी ब्रांचेस भी हो सकती हैं, कई जगह हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस, प्रिंसिपल लोकेशन को भी हमें यहाँ पर इंक्लूड करना, लिखना ज़रूरी है। देन नेचर ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस आपका किस टाइप का है, किस फील्ड में डील कर रहे हैं आप, जो है बिज़नेस किस तरीके का कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, नेचर ऑफ बिज़नेस मेंशन किया जाएगा। देन कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि हम जो पार्टनर्स मिलकर के आए, इन्होंने काम शुरू किया, तो शुरुआत कब की, डेट भी वहाँ पर मेंशन होती है। ठीक है, पार्टनरशिप की डेट भी मेंशन होती है डीड के अंदर। देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल यानी कि जो पार्टनर अपना पैसा लगा रहा है। ठीक है, सारे पार्टनर्स क्या होते हैं, कुछ ना कुछ पैसे लेकर के आते हैं, पैसों को कंट्रीब्यूट किया जाता है और उनको फिर एक साथ यूज़ किया जाता है बिज़नेस करने के लिए। तो जो ये अपने पास से पैसे लेकर के आ रहे हैं पार्टनर्स, इसी को ही कैपिटल कहेंगे। तो
किस पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल लेकर, कौन कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये भी है कि फिर टोटल अब कितनी कैपिटल के साथ हम पार्टनरशिप की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ ए कोई कुछ अमाउंट लेकर आया, बी कुछ अमाउंट लेकर आया, सी कुछ अमाउंट लेकर आया, तो अब टोटल कैपिटल कितनी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से पूरी डिटेल होती है कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि भाई कैपिटल जो बिज़नेस के अंदर आ रही है वो एक तरह से लायबिलिटी है। जब पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे हैं तो उस पर क्या होता है कि कुछ ना कुछ उन्हें इंटरेस्ट भी पे ऑफ किया जाता है। तो हम डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन करते हैं कि कैपिटल में कितना % इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जाएगा, ये चीज़ भी मेंशन की जाती है। नेक्स्ट आपके पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर्स ने बिज़नेस के अंदर से कुछ पैसे को विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब विड्रॉ जब कर लिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा। जब आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो आपने इंटरेस्ट लिया, तो जब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो कितना होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा ये भी मेंशन कर देना बहुत अच्छा होता है पहले से। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस रेशो में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। कैपिटल रेशो में किया जाएगा, यानी कि कौन कितना कैपिटल लगा रहा है उसके बेसिस पर हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, इक्वली शेयर कर देंगे, या इसके अलावा कुछ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, वो चीज़ें भी हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, वो भी लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को पार्टनरशिप के अंदर कोई लोन दे रहा है, ठीक है, एज अ लोन अगर वो कुछ पैसे देता है तो ऑब्वियसली वो लायबल है कि कुछ % उसे इंटरेस्ट उस पर मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो वहाँ पर ये इंटरेस्ट भी मेंशन करना ज़रूरी है कि अगर पार्टनर लोन देता है बिज़नेस को तो उस पर उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये चीज़। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बताई जाएंगी कि अगर ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं की गई तब वहाँ पर क्या केस बनता है, तो इसके बाद आपको वो भी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी आपको बस इतना समझना है कि डीड के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं और कर देने से ही चीज़ें ठीक रहती हैं, सॉर्ट आउट रहती हैं। डिस्प्यूट के टाइम पर जो है हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इसके साथ आप लिख सकते हैं डीड के अंदर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन मीन्स कि आप पार्टनर्स को कभी कभी उनके किसी एक्स्ट्रा काम को करने के लिए आप कई बार सैलरी भी पे करते हैं, कई बार कुछ कमीशन भी देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इसको ही यानी उसको भी लिखना पड़ेगा कि अगर पार्टनर जो है ये पर्टिकुलर काम करेगा तो उसे इतना % कमीशन दिया जाएगा या कुछ ऐसी सैलरी पे की जाएगी, तो वो सारी चीज़ें भी मेंशन करनी पड़ेगी डीड के अंदर। नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, अगर कुछ इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, उस टाइम पर हम गुडविल को किस तरीके से किस मेथड के साथ कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर लिखना होगा। कैसे हम वैल्यू करेंगे गुडविल की, ठीक है। देन वैल्यूएशन ऑफ असेट, अगर कोई असेट जो भी हमारे बिजनेस के अंदर है, पार्टनरशिप के अंदर है, तो उस असेट का वैल्यूएशन किस तरीके से होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम असेट को वैल्यू कैसे करेंगे, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीज़ें भी मेंशन करनी पड़ती हैं डीड के अंदर। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि सपोज़ कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर हमें उसका पूरा अकाउंट सेटल करना होता है। तो उसके अकाउंट को सेटल करने का क्या मेथड होगा, क्या क्या चीज़ें उस समय करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे कि उसके अकाउंट को किस तरीके से सेटल किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग पीरियड। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक साल जो हम लेकर के चलते हैं वो हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। बट जब हम अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक नॉर्मली
लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें टैक्सेस वगैरह मार्च वगैरह में जो है देने होते हैं, वो सब फाइल करना होता है। तो जनरली बिज़नेस क्या करते हैं कि वो इस फाइनेंशियल ईयर को ही लेकर चलते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। लेकिन कई जगह अगर बिज़नेस चाहें तो अपने अकाउंटिंग पीरियड को 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर नॉर्मली इसको जो है अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है नॉर्मली, ओके। तो ये मेंशन होगा, करना पड़ेगा आपको कि आप किस तरीके का अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं। देन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है डीड के अंदर, ताकि फ्यूचर में किसी तरीके की कोई डिस्प्यूट ना हो, कि ये बात हो सके कि अच्छा आपको ये काम करना चाहिए था, आपने नहीं किया, है ना। तो इस तरह की बातें बाद में ना हो, इस वजह से शुरुआत में ही सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ वहाँ पर मेंशन करने होते हैं डीड के अंदर। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, किस टाइम पीरियड के लिए जो है वो पार्टनरशिप कंटिन्यू होगी। देखो कई तरीके से हो सकता है। जब हम कुछ पार्टनर्स आते हैं और मिलकर के कोई काम शुरू करते हैं, तो एक तो ये हो सकता है कि हम बिज़नेस बहुत लंबे समय तक करेंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आए हैं कि हमें 5 साल तक मिलकर ये काम करना है, या 2 साल तक ये काम करना है, और 2 साल के बाद ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। एक तो टाइम के बेसिस पर भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि टाइप ऑफ वर्क, यानी कि किस तरीके का काम है, यानी कि हम पर्टिकुलर इसी काम के लिए ही ये पार्टनरशिप बनी है, और ये काम जैसे ही ख़त्म होगा ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। एक ये भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से मेंशन करना होगा कि आखिर ये पार्टनरशिप किस ड्यूरेशन के लिए बनी है। विल पर भी पार्टनरशिप होती है कि एक टाइम तक हम लोगों ने काम किया, लेकिन अब इच्छा नहीं है, हम चाहें तो जब हमारी इच्छा ना हो तो हम उस पार्टनरशिप को ख़त्म कर दें, ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। एट विल भी हो सकता है। तो जो भी सिचुएशन है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज़ बैंक अकाउंट ऑपरेशन। बैंक अकाउंट को किस तरीके से ऑपरेट करना है, कौन ऑपरेट करेगा, किस तरीके से ऑपरेट करेगा, ये सारी चीज़ें डिटेल्स हमें यहाँ पर लिखना होता है डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें, अकाउंट कैसे सेटल होगा, और क्या क्या चीज़ें उस समय होनी चाहिए, वो सारी डिटेल हम जो है डेथ इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर किसी तरीके से इन फ्यूचर डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करने का क्या तरीका होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स आपस में ही बातचीत करके उसे सेटल कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो लीगल मूव कर जाएं। तो वो जो प्रोसेस है, डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का जो प्रोसेस है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो हमने आपको 20 थिंग्स बताई हैं, 20 चीज़ें करीब बता दी हैं कि डीड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आप इसमें कम से कम 5-6 थिंग्स आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको इस ध्यान देनी है, हालांकि याद रखने वाली चीज़ नहीं, आप एक बार अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। इसमें तो कितने पॉइंट्स हैं जो आप खुद से भी मतलब लिख सकते हैं। भाई अब पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन तो देना ही पड़ेगा, अगर हम पार्टनर्स से शुरू कर रहे हैं तो फर्म के बारे में भी लिखना पड़ता है, कैपिटल कौन कितना लेकर आया, प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें हम डीड्स के अंदर मेंशन करते हैं। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द थिंग्स वी मेंशन अंडर पार्टनरशिप डीड, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखो, पार्टनरशिप डीड अगर रिटन में होती है हमारे पास, अगर अग्रीमेंट रिटन में है तो इट इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ होती है अगर सारी शर्तें लिखित तौर पर हैं तो। क्योंकि होता क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या हो जाती है पार्टनरशिप डीड की, कि
अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो पहली बात तो बिज़नेस करने में किसी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमें पहले से ही पता होगा, सारी चीज़ें लिखित में होंगी, रिटन में है हमारे पास सारी चीज़ें कि क्या चीज़ किस तरीके से करना है, ठीक है। तो बिज़नेस कैरी आउट करने में भी किसी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं होती। सेकेंड चीज़ ये हो जाती है कि इन केस कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि हम पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड जो है वो एक तरह से हमारा लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है। तो बाय चांस अगर हमें लीगल जाना पड़ता है तो वहाँ पर भी हम एज अ प्रूफ, एज अ लीगल डॉक्यूमेंट हम उसको वहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। करने के लिए तो हम ओरल भी अग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो रिटन अग्रीमेंट ज़्यादा, यानी कि पार्टनरशिप डीड जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इन केस ऐसा होता है कि आपने ओरल अग्रीमेंट ही किया है और कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है आपके पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तब क्या होगा, तब वहाँ पर एक एक्ट जो है अप्लाई होता है, उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो ये अगर इन केस आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तब फिर ये एक्ट अप्लाई होगा। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है, किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया, अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस एक्ट के बेसिस पर सॉल्व करेंगे। जो जो चीज़ें इस एक्ट के अंदर मेंशन की गई हैं वो सारी चीज़ें अप्लाई होंगी और उसके अकॉर्डिंग ही सेटलमेंट होगा फिर, ठीक है। अब क्या चीज़ें इस एक्ट के अंदर मेंशन की गई हैं, ये कुछ 6 चीज़ें हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर मेंशन की गई हैं। सपोज़ कि आपके पास डीड नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसकी शेयरिंग करनी है, तो हम वहाँ पर कैसे करेंगे। अगर प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर क्या होगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होगा कि फिर आपको प्रॉफिट इक्वली शेयर करना है, ठीक है। प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा, कोई कैपिटल बेसिस पर नहीं शेयर होगा, ओके। तो एक तो ये हो गया कि प्रॉफिट आपका इक्वली शेयर हो जाएगा अगर आपने नहीं लिखा है। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो उसका क्या करना होगा अगर डीड नहीं है तो होता ये है कि हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर वहाँ पर नहीं देंगे। कोई किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप के डीड के एब्सेंस में हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इसी तरीके से जब हम कैपिटल पर नहीं दे रहे तो हम ड्राइंग पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। कैपिटल पे अगर हम इंटरेस्ट दे नहीं रहे हैं तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपने लिखा नहीं डीड के अंदर तो आपसे कुछ चार्ज भी नहीं किया जाएगा ड्राइंग। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा अगर किसी पार्टनर ने बिज़नेस को, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, लोन एडवांस किया है, तो वहाँ पर क्या होगा कि उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। वेदर इट इज़ द केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ गिवन, दिया जाएगा। लेकिन उसका रेट क्या होगा, कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो इट इज़ ऑलवेज 6% पर एनम, ठीक है। 6% पर एनम पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा पार्टनर को अगर उसने कोई लोन पार्टनरशिप फर्म को दिया है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। अगर पार्टनर कोई रेम्यूनरेशन डिमांड करता है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में अगर पार्टनर कोई रेम्यूनरेशन डिमांड करता है तब क्या करना है, नो रेम्यूनरेशन इज़ अलाउड। कोई रेम्यूनरेशन नहीं, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
ये हो गया। लास्ट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और ऐसे केस में किसी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए कोई डिस्प्यूट होता है, कोई पार्टनर एडमिशन चाहता है और कोई पार्टनर उसके लिए रिफ्यूज़ कर रहा है, तब वहाँ पर उसको कैसे हैंडल करना है। इसके लिए रूल ये है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि जब तक सारे पार्टनर अग्री नहीं होंगे, ठीक है, जब तक सारे पार्टनर अग्री नहीं होंगे उस नए पार्टनर के एडमिशन के लिए, तब तक कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा बिजनेस फर्म के अंदर, ठीक है। तो यानी कि अग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज नेसेसरी, अग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है, सारे पार्टनर का अग्रीमेंट होगा तभी उसका एडमिशन होगा किसी नए पार्टनर का, अदरवाइज़ कोई भी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। तो ये 6 रूल दिए गए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। इस पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स गिवन अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तब आपको वहाँ पर ये 6 रूल लिखने होंगे। ये 6 केसेस हैं और इन केसेस को कैसे सॉल्व करना है, इसके अंदर क्या करना है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, ठीक है। तो आपको एक तो ये एक्ट याद रखना है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दिस एक्ट अप्लाइज, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज, and what are the condition under this act, this is the condition, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करनी होगी। अब इस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हुआ क्या कि यहाँ पर एक केस है इलस्ट्रेशन 1 के अंदर, अमर, ललित एंड चारू, दीज आर द पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, ये पार्टनर्स हैं और इनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अब इनके पास ये 6 केसेस हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर के कंपैरिजन में अमर ने ज़्यादा कैपिटल लगाई। अब वो ये चाह रहा है आस्क इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। अब वो चाह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे 10% के बेसिस पर दिया जाए। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे दिया जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आप देखिए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ गिवन व्हेन पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट देयर। तो फर्स्ट पॉइंट में तो यही हो जाएगा कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो तो 10% पर मांग रहा था, यहाँ पर 1% भी उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है ललित डिवोर्स मोर टाइम देन अदर पार्टनर्स। दूसरे पार्टनर्स के कंपैरिजन में क्या हो रहा है कि ललित ज़्यादा समय लगा रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है। एंड ही डिमांड्स सैलरी ऑफ ₹5000 पर मंथ। अब वो चाह रहा है कि क्योंकि हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें हर महीने 5000 रुपये सैलरी चाहिए। क्या उसे कोई सैलरी देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो रेम्यूनरेशन, नो सैलरी, नो कमीशन इज़ गिवन टू एनी पार्टनर, ठीक है। किसी भी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी टाइप का। तो नो सैलरी इज़ गिवन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हो जाएगा कि उसे कोई सैलरी नहीं दी जाएगी ललित को। अब थर्ड केस हमारा है कि चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाय हर एट द रेट 12% पर एनम। चारू अब क्या कह रही है कि भाई हमने 50,000 रुपये का लोन दिया था बिज़नेस को, फर्म को, और उस पर अब हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन क्या देना चाहिए। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए, बट कितना % देना चाहिए, 6% पर एनम। और चारू क्या कह रही है कि उसे कितना चाहिए, 12% पर एनम पर चाहिए। उसने 50,000 का लोन दिया और वो कह रही है हमें 12% पर एनम पर उसका इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट तो उसे दिया जाएगा लोन का, बट एट 6%, ठीक है। 6% यानी 50,000 पर उसको 6% का ही इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, विच इज़
अबाउट 3000, ठीक है, 3000 रुपये ही आया। 6% एट द रेट ऑफ 6% दिया जाएगा, नॉट एट द 12%। 12% पर नहीं दिया जाएगा, 6% पर ही दिया जाएगा और वो अप्रॉक्स 3000 यहाँ पर उसका इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आएगा, जो कि हम चारों को पे करेंगे। नेक्स्ट 4th पॉइंट है, अमर विड्रू ₹10,000। अमर ने 10,000 रुपये का ड्राइंग्स किया। ललित एंड चारू डिमांड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी चार्ज फ्रॉम हिम एट द रेट ऑफ 10%। अब यहाँ ललित और चारू कह रहे हैं कि भाई अमर ने तो ड्राइंग्स की हैं 10,000 रुपये की, तो अब हम उससे 10% पर एनम के रेट पर जो है उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज की जाएगी? नो, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज की जाएगी। यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। तो 4th केस में क्या है कि यहाँ पर अमर को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये हो गया। देन 5th इज ड्राइंग फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स। ये सारे जो क्लेम्स हुए हैं ये सब होने के पहले प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट कितना था हमारे पास? इट वाज 50,000 रुपीज़, ठीक है, 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था ये सारे क्लेम्स होने के पहले। अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशो। अब अमर कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसे कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या प्रॉफिट कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? नो, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होता तो प्रॉफिट किस में इक्वली शेयर होता है? किसी रेशो में नहीं शेयर होगा, ना ही कैपिटल रेशो में ना किसी अदर रेशो में इक्वली शेयर होगा। यानी कि 5th पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? प्रॉफिट इज शेयर्ड इक्वली। सबसे पहली बात तो ये हो गया, ठीक है, इक्वली। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इक्वली शेयर करना है, लेकिन कितना प्रॉफिट शेयर होगा? 50,000 तो ये सारे क्लेम्स के पहले थे, है ना, लेकिन इस 50,000 में से ही हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो दिया है चारू को, है कि नहीं। ये 3,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन चारू को जब दे दिया तो हमारे पास यहाँ प्रॉफिट बचा 50,000 माइनस 3,000, दैट मीन्स 47,000। अब इस 47,000 को 3 लोगों के बीच में जो है वो कर दिया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा जो 6th पॉइंट क्या है? ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर एंड चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल, ठीक है। ललित जो है वो ये कह रहा है कि उसका एक बेटा है जिसका नाम है इंदर और उसे वो एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करना चाहता है, बट यहाँ पर चारू कह रही है कि नो, आई एम नॉट अग्री विद यू, ठीक है, हम अग्री नहीं कर रहे हैं और जो है हम उसे एज अ पार्टनर जो है नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या वहाँ पर इंदर अब जो है न्यू पार्टनर एडमिट हो पाएगा? नो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई जब तक सारे पार्टनर अग्री नहीं करेंगे तब तक के कोई भी नया पार्टनर एंटर नहीं हो सकता फर्म के अंदर। सो नो न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ठीक है, नो न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म। कोई भी नया पार्टनर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे केस में हम जो है किस तरीके से डिस्प्यूट्स को कह सकते हैं सॉल्व करेंगे, किस तरह से उसे सेटल करेंगे, और क्वेश्चन के बेसिस पर हमने इन सारी चीज़ों को समझ लिया है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है सो प्लीज़ कमेंट बिलो, उसे आप कमेंट करिए, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज देयर। और इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप डीड ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं वहाँ पर कोई नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। और इसके साथ ही प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो नाउ। थैंक यू।